हेलो एवरीवन, वेलकम टू A1 एजुकेशन। मैं नेहा राठौड़ और मैं जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है लैंड लॉज, भूमि विधियाँ। ये LLB थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये LLB के अलावा और भी बहुत जगह काम आता है। आपकी एडवोकेसी में, आपकी वकालत करते समय आपको बहुत काम आएगा। और दूसरा, ये RJS या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हुए, स्पेशली राजस्थान के, वहाँ पे ये बहुत काम आता है। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूमि विधियाँ, वैसे तो ये हर स्टेट की अलग अलग होती है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे ये सिर्फ राजस्थान पे एप्लीकेबल है, क्योंकि ये हर स्टेट की अलग अलग है, इसीलिए हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ राजस्थान की पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इसमें 3 एक्ट हैं। पहला है किराया नियंत्रण अधिनियम 2001 का। जो किराया नियंत्रण अधिनियम है, इसमें हम पढ़ेंगे कि आपकी कोई प्रीमाइसेस है, आपका कोई परिसर है जिसको आपको किराए पे देना है। तो किराए पे देते हो तो मकान मालिक और किराएदार के बीच में किस तरह का कोई विवाद होता है, उसका निपटारा कैसे होगा, उनके बीच में जो किराया है वो किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, दोनों पार्टीज मिलके करती हैं, किराएदार, मकान मालिक, या कौन करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे किराया नियंत्रण अधिनियम में। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो इसका जो सिलेबस है उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। तो पहला जो हम पढ़ेंगे, इसमें जो डेफिनेशंस है, अलग अलग जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में, कि किराएदार कौन होता है, मकान मालिक कौन होता है, परिसर क्या होता है, उनके बारे में। तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। हम धीरे धीरे इनको सब कवर करते जाएंगे। आपको समझ आएगा कि कौन किराएदार होता है, जो किराया लेता है वो कौन होता है, जो किराया देता है वो कौन होता है। अगली बात है इसके ऑब्जेक्टिव, क्यों बना था ये एक्ट, क्या ज़रूरत पड़ी इस एक्ट के बनने के पीछे। क्योंकि इससे पहले भी एक एक्ट था 1950 का किराया नियंत्रण अधिनियम। उसने काफ़ी साल तक, 50 साल तक वो एक्ट हमारे यहाँ अस्तित्व में रहा, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, जिसमें जैसे जैसे परिस्थितियां बदली उसके साथ साथ इसमें चेंजेस करने की आवश्यकता महसूस हुई, उसमें परिवर्तन करना चाहा तो उसमें अमेंडमेंट्स हुए। उसके बाद में ये एक नया एक्ट आया 2001 का, लेकिन ये लागू हुआ 2003 से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसका विरोध हुआ, बहुत सारे सुझाव आए इसमें चेंजेस करने के। तो इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव क्या थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम पढ़ेंगे। उसके बाद में कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या था इसमें ऐसा जो कि ये एक्ट अस्तित्व में आया। अगला जो होगा, जो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो बातें थी वो ये थी कि किराए का पुनरीक्षण, जो कि पहले पिछले एक्ट में भी नहीं था। किराए का पुनरीक्षण किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि क्या था कि जो किराएदार थे, जैसे जैसे हमारा औद्योगिकरण हुआ वैसे वैसे जो जनसंख्या है वो गांवों को छोड़कर और शहरों में आने लगी, शहरों में बसने लगी। तो उनको किराए का घर चाहिए होता था। किराए का घर चाहिए होता तो जो मकान मालिकों ने पहले से किराए पे दिया हुआ था, उसको किसी भी तरह से उसको किराया ना वो बढ़ा सकते थे ना घटा सकते थे। इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, रिवीजन ऑफ रेंट, किराए का पुनरीक्षण किस तरह से किया जाएगा। इसका भी एक फार्मूला दिया गया है इसमें, जो हम एक्ट पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बहुत बढ़िया फार्मूला दिया गया है इसमें कि हर साल अब इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो किराया है वो हर साल बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट जो है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, सीमित कालावधि किराएदारी। ये कैसे है, अगर किसी को अपना मकान थोड़े समय के लिए किराए पे देना है, बहुत थोड़े समय के लिए, तो वो किस तरह से दिया जाएगा, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी और उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अगली बात है इविक्शन ऑफ टेनेंट्स, किराएदारों की बेदखली। किराएदारों को बेदखल किस तरह से किया जा सकता है। क्या हुआ कि जैसे जैसे मकान मालिकों ने किराया बढ़ाना शुरू किया तो किराएदारों ने भी मकान मालिकों को तंग करना शुरू कर दिया। वो ना तो किराया पे करते थे और उसके अलावा वो वहाँ से खाली करके भी नहीं जा रहे थे। तो ऐसे कौन से आधार होंगे जिनके ऊपर किराएदार को हम बेदखल कर सकते हैं। उसके बाद में अगला जो है राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन। अब मकान मालिक है, मैंने अपना मकान किराए पे दिया था और मुझे वो मकान चाहिए, कि मेरी कोई फैमिली मेम्बर्स है जो कहीं बाहर रह रहे थे, अब वो वापस आ गए हैं और मुझे अपना मकान वापस चाहिए। तो इमीडिएट पोजेशन मुझे कैसे मिलेगी, वापस अपना कब्जा मुझे कैसे मिलेगा, वो कुछ बातें हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अगली बात है रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। उस कब्जे को हम प्राप्त कैसे करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा।
जो किराए का जो प्रोसीजर होगा कि उस मकान को हम वापस रिस्टोर कैसे करें, वापस पुनः प्राप्त कैसे करें, तो वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अगला आएगा इस अधिनियम में आप पढ़ोगे कि ट्रिब्यूनल्स बने, रेंट अथॉरिटी ने कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाए, वो कैसे बनाए, उनकी प्रोसीजर क्या थी, उनके जो ऑफिसर्स थे, जो काम करने वाले थे, उनके क्या शक्तियां थी, किस तरह से वो काम कर रहे थे। ट्रिब्यूनल बनाए कि कोई भी विवाद होता है किसी किराएदार या मकान मालिक के बीच में, तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगा कि वो ट्रिब्यूनल के पास जाओ, वहाँ आप आवेदन करो, वहाँ जाके वहाँ से आपको एक डिसीजन मिलेगा जो कि आपको मानना पड़ेगा। अगली बात कि ठीक है आप ट्रिब्यूनल चले गए, कोर्ट नहीं गए, ट्रिब्यूनल चले गए, ट्रिब्यूनल जाके आपको डिसीजन मिल गया, उसके बाद में उसकी अपील कहाँ होगी, तो ये भी इसमें दिया गया। अपीलीय किराया कोर्ट जो इसमें दिए गए हैं, ट्रिब्यूनल जो इसमें दिए गए हैं, कि जो रेंट ट्रिब्यूनल्स हैं, जो किराया ट्रिब्यूनल्स हैं, उनकी जो अपील है वो कहाँ होगी, वो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में होगी। उसके बाद में ठीक है उन्होंने दे दिया, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसका कार्य को कैसे करवाएंगे। उन्होंने ऑर्डर दिया, लेकिन उस ऑर्डर को पास करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट भी कराना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा वो भी हम पढ़ेंगे। अगला है एमेनिटीज़, वो क्या होती हैं वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जो भी किराए के मकान दिया मैंने आपको, मकान के साथ में जो भी चीज़ें साथ में आपको दी गई, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, जो भी चीज़ें आपको, फर्नीचर दिया गया, जो भी चीज़ें दी गई, वो सब क्या होती है, एमेनिटीज़ होती हैं। सीढ़ियाँ दी गई हैं आपको यूज़ करने के लिए, तो वो सब इसके अंदर आती हैं। अगला है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो उसका जो अपॉइंटमेंट है उसमें किसको अपॉइंट किया जाएगा, वो सब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर है टेनेंसी एग्रीमेंट। अब मैं अपना मकान किराए पे दे रही हूँ, कोई किराएदार है जो मुझसे किराए पे ले रहा है, तो उसके साथ मुझे एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो वो एग्रीमेंट कैसे होगा, बिना एग्रीमेंट तो आपके पास कोई सबूत ही नहीं है आपने क्या किया। कोर्ट जो मानेगा वो आपके एग्रीमेंट को ही देखेगा, तो ये है टेनेंसी एग्रीमेंट। फिर है कि पीरियड ऑफ टेनेंसी कितना होगा, कितने समय के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने परिसर को आप किराए पे दे सकते हो, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर जो बात है वो है रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसी परिस्थितियां पढ़ेंगे कि जिसमें हमें रिवीजन करना पड़े, तो वो हम किस प्रकार से करेंगे, तो वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। फिर होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपने देखा होगा कि कई जगह आप कुछ परिसर किराए पे लेते हो तो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई जाती है। 1 महीने का किराया जो है वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे जमा कराया जा सकता है मकान मालिक द्वारा। नेक्स्ट जो है वो डिपॉजिट ऑफ रेंट। आप रेंट दे रहे हो मकान मालिक को, लेकिन आप रेंट किस तरह से दोगे, वो कौन कौन से तरीके होंगे जिस तरह से आप उसको रेंट पे कर सकते हो, तो वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और मकान मालिक के भी कुछ कर्तव्य होंगे इसके लिए, तो वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। फिर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे, जुडिशियल रिस्पॉन्सेज, न्यायिक निर्णय जो आए थे इनको लेके, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये है आपका रेंट कंट्रोल एक्ट, किराया नियंत्रण अधिनियम, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देखी वो क्या देखी, परिभाषाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें पहले उसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी कि उन परिभाषाओं में कौन किराएदार होता है, कौन मकान मालिक होता है, परिसर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम परिभाषाओं में देखेंगे। अगला जो हमने देखा कि किराया जो है उसका पुनरीक्षण कैसे किया जाएगा, किराया हमें बढ़ाना है तो वो किस तरह से बढ़ेगा, ये सब चीज़ें देखेंगे। किराएदार को बेदखल कैसे किया जा सकता है, वो कौन से आधार होंगे जिस पे हम किराएदार को बेदखल कर सकते हैं। आपका किराएदार मकान खाली करने को ही तैयार नहीं है, आप क्या करोगे, ऐसे थोड़ी है बैठ के उसका इंतजार करेंगे। हम उसके लिए जो इस अधिनियम में जो प्रोसीजर दी गई है उसका यूज़ करते हुए हम उसको बेदखल कर सकते हैं। फिर जो ट्रिब्यूनल बनाए हमने वो देखेंगे कि ट्रिब्यूनल कैसे बने, कैसे उनका अपॉइंटमेंट हुआ। उसके अलावा हम देखेंगे कि उनकी अपील कैसे, कहाँ होगी, कैसे होगी, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, और कैसे भूस्वामी तुरंत कब्जा प्राप्त कर सकता है अपने ही परिसर का, और किराया अधिकरण जो गठन हुआ है वो कैसे हुआ है, और जो उसके जो मेंबर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो ये एक ओवरऑल था आपके रेंट कंट्रोल एक्ट का। अब जो भूमि विधियाँ हैं उसमें 3 एक्ट हैं, मैंने आपको बताया, तो हम दूसरा एक्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। ये दूसरा एक्ट है राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का।
क्या होता था पहले, जब हमारे पास अंग्रेजों ने रूल किया, फिर जैसे हम इंडिपेंडेंस मिली हमें, हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके बाद में हमारे पास में आम जनता के पास में ज़मीनें नहीं थी। कुछ लोगों के पास में जिन्हें कहा जाता था जागीरदार, वो होते थे, उनके पास ज़मीनें होती थी। वो अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा किसानों को देते थे कि वो उस पर खेती करेंगे, किसकी एवज में, कि वो खेती का कुछ % वो लेके जाते थे लगान के रूप में। तो धीरे धीरे जिस तरह से ये खेती होती रही, लेकिन खेती किस पर निर्भर थी? सिर्फ बारिश पर, मॉनसून पर। अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो वो किसान वो लगान पे नहीं कर पाते थे, वो लगान भुगतान करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। उस समय वो जागीरदार जो होते थे वो उनका शोषण करते थे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि कोई ऐसा अधिनियम लाया जाए जिससे हमें ये पता चल सके कि जो काश्तकार हैं उनके भी राइट्स जो हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको बचाया जा सके, उनका शोषण होने से रोका जा सके। तो इसलिए हमारा ये एक्ट जो है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का, ये अस्तित्व में आया। तो इसका एक बार हम थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, क्यों ये अस्तित्व में आया, ऐसा क्या कारण थे। तो मैंने आपको बताया कि जो किसानों को शोषण से बचाने के लिए, जो किसान थे उनको हर तरह की परिस्थिति से बचाने के लिए जैसे महसूस हुआ, तो उसके बाद में इस एक्ट को अस्तित्व में लाया गया। अब इसमें जैसे बहुत सारे किसान होते थे, कुछ खुदकास्ट होते थे, कुछ सिकमी होते थे, अब इजरेदार होते थे, उन सब को अलग अलग डिफाइन किया गया। वरना पहले कुछ नहीं था ऐसा, वो सब समान थे काश्तकार जो होते थे। लेकिन इसके बाद में जो परिभाषाएं हैं उनमें हम ये सब पढ़ेंगे कि कौन खुदकास्ट होता है और कौन एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है, ये भी हम पढ़ेंगे, और कौन इजरेदार कौन होता है, ये सब चीज़ें हम परिभाषाओं में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे खुदकास्ट, इजरेदार, ये सब चीज़ें। फिर बात आई कि अब जो टीनेंट्स हैं वो कौन कौन होंगे, जो खेती करता है, जो किसान है, उसकी भी अलग अलग क्लासेस हैं। तो उन क्लासेस के बारे में, अलग अलग वर्गों के बारे में पता करेंगे कि उनका क्या क्या अलग अलग वर्ग क्या हैं। अगली जो बात है, कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन सब टीनेंट्स ऑफ खुदकास्ट। जो खुदकास्ट टीनेंट्स हैं उनके क्या अधिकार हैं, उनके अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे कि उनके अधिकार क्या दिए गए हैं। उनके जो खेती कर रहा है आपका, उसके वो खुद अपने लिए जो फसल का जो हिस्सा रख सकता है, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। अगला जो है, खातेदार टीनेंट्स के पास में जो राइट्स नहीं हैं, जो खातेदार टीनेंट्स हैं, जो खातेदार काश्तकार हैं, जो खेती कर रहे हैं, उनके पास भी कुछ ऐसे राइट्स नहीं हैं, उनके बारे में इस पर चर्चा की गई है। अगला कि कोई काश्तकार काफ़ी सालों से किसी खेती को बो रहा है, उसकी फसल उगा रहा है, लेकिन कुछ सालों काम करके और उसने उस चीज़ को छोड़ दिया, उसने उस ज़मीन पे खेती करना बंद कर दिया, तो वो क्या होगा, उसने अपना हक त्याग कर दिया, उसने उसको छोड़ दिया। सरेंडर, अबेंडमेंट एंड एक्सटिंक्शंस। कैसे जो टीनेंसी है, काश्तकारों के जो राइट्स हैं कि वो खेती कर रहे हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जा रहा है, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि इनके 3 तरह से हक त्याग कर सकते हैं। वो अपना छोड़ दिया, उन्होंने अपनी जो फसल जिसको वो बो रहे थे, जो खेती जो वो कर रहे थे, उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से ये जो काश्तकारी है वो किस तरह ख़त्म होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगली बात की जो जागीरदार थे उन्होंने सिर्फ क्या दिया, खेत दिया, सिर्फ लैंड दी, उसके ऊपर मैंने किसी तरह का इम्प्रूवमेंट कर दिया, उसकी फेंसिंग करा दी, उसके चारों तरफ कोई दीवार बना दी, उसके अंदर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करा दिया, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, वो होती है इम्प्रूवमेंट्स, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगला है घोषणात्मक वाद। ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि किसी ने किसी ज़मीन के लिए कोई घोषणा कर दी कि ये ज़मीन मेरी है, उसके लिए वाद लाके और उसने ये कह दिया, तो ये घोषणात्मक वाद होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अगला है डिटर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रेंट। आप किसी को ज़मीन दी फसल उगाने के लिए, तो उसके बदले आप रेंट ले रहे हो, तो उस रेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, उस रेंट को कैसे निश्चित किया जाएगा कि वो रेंट कितनी होगी, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर है पेमेंट ऑफ रिकवरी ऑफ रेंट। अब रेंट पे आपने किसी को दिए तो उससे वो पेमेंट तो लेना पड़ेगा ना, उसका क्या तरीका होगा, किस तरह से वो पेमेंट लिया जाएगा, उसकी रिकवरी किस तरह से होगी, उसके बारे में
यहाँ देखेंगे। फिर है कि कोई टीनेंट है जो ज़बरदस्ती आपकी ज़मीन पे घुसा हुआ है और उस पर खेती करना चाह रहा है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, वो कौन कौन से आधार होंगे जिसपे कि हम उस टीनेंट को वहाँ से हटा सकते हैं, भगा सकते हैं। अब होगा कि कोई किसी को गलत तरीके से हमने हटा दिया, कि जो एकदम सही तरीके से एकदम बढ़िया खेती कर रहा है, फसल उगा रहा है, और उसको हमने हटा दिया गलत तरीके से, तो उसके लिए क्या क्या उपचार होंगे, कौन कौन से ऐसे उपचार होंगे, वो कोर्ट में जा सकता है, केस फाइल कर सकता है, वो क्या कर सकता है, उसके बारे में जो उपचार हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब है कि जो कोर्ट्स हैं, जो उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, कौन से कोर्ट्स हैं जो टीनेंसी काश्तकारी अधिनियम से रिलेटेड जो केसेस होंगे उनको सुनेंगे, और उन कोर्ट्स की क्या प्रोसीजर होगी, क्या प्रक्रिया होगी, वो किस तरह इन केसेस को देखेंगे। ये सारी बातें हम सुनेंगे कि उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा और उनकी प्रोसीजर, उनकी प्रक्रिया क्या होगी। अगला है इंजंक्शंस। जैसे कोई खेती कर रहा है अपनी ज़मीन पे, उस पर हमें स्टे लगवाना है कि भाई तू रुक जा, अब मत कर, तो उनके लिए क्या होगा, ये जारी किए जाते हैं इंजंक्शंस। अब है रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। सुना होगा किसी ज़मीन पे कोई रिसीवर अपॉइंट होता है, उसको नियुक्त किया जाता है उस ज़मीन पे कि वो उस ज़मीन की अभी देखभाल करेगा और उस ज़मीन को बेचने से या कोई किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन होने से रोकेगा। तो वो कौन होते हैं, वो होते हैं रिसीवर। और उनकी नियुक्ति कैसे, किस तरह से की जाती है, किसको रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, किसको नियुक्त किया जा सकता है, वो सब इसके अंदर देखेंगे। अब आती है बात की अपील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप किसी फैसले से सहमत नहीं हो, आप किसी फैसले को नहीं मान रहे हो, तो आप क्या करोगे, अपील करोगे। तो वो अपील, इन केसेस की जो अपील है वो कहाँ होगी, उसके बारे में भी पूरी प्रक्रिया कि कहाँ होगी, किसके पास होगी और उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। अब आती है पुनर्विलोकन की बात, निर्देश की बात, कि कोर्ट किसी तरह का पुनर्विलोकन करता है तो वो किस तरह से करेगा, और उसको अगर किसी तरह का निर्देश देना है तो वो किस तरह से देगा इन मामलों में, काश्तकारी अधिनियम के मामलों में, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर है जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, जो राजस्व न्यायालय हैं, उनके अंदर के उनको जो अधिकार होंगे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि उनको क्या क्या अधिकार होंगे, किस तरह से वो इनके मामलों को सुनेंगे, उनका निपटारा करेंगे। उसके बाद में सिविल कोर्ट्स को भी कुछ अधिकार होंगे, सिविल न्यायालय जो हैं उनको भी अधिकार होंगे काश्तकारी अधिनियम के मामलों को सुनने का, देखने का। तो उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम एक्ट पढ़ेंगे। अगला है कि अगर किसी क्षेत्राधिकार को लेकर अगर कोई मुश्किल होती है, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्षेत्राधिकार क्या है, कोई मतभेद है वहाँ पे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। फिर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे साथ साथ में कि कौन से केस से कौन सी नई बात निकल के आई और कोर्ट ने क्या कहा। ये एक ओवरऑल था आपका काश्तकारी अधिनियम 1955 का। अब हम बात करते हैं अगले एक्ट की। ये है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, भू राजस्व अधिनियम 1956 का। इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। कोई भी ज़मीन होती है उससे सरकार क्या करती है, राजस्व वसूल करती है। अब वो राजस्व वसूल करती है, कौन सी ज़मीन पे से करेगी, किस तरह से करेगी, वो प्रक्रिया क्या होगी, अगर कोई राजस्व भुगतान नहीं करता है तो क्या प्रक्रिया होगी, कौन से कोर्ट में जाएंगे, कहाँ अपील होगी, उन सब के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन फिर से आपको बता दूं कि ये भी राजस्थान का ही है। ये जो सारे एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, जो सारे अधिनियम आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ राजस्थान पे लागू होते हैं, क्योंकि भूमि विधियां हर स्टेट की अलग अलग है। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि डेफिनेशंस, परिभाषाएं, जो परिभाषाएं हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी। राजस्व न्यायालय क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है, खड़ा कास्ट जिसको माना गया है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। मूविंग फसल जो है वो कौन सी होगी, फसलें कौन कौन सी होगी, कौन सी फसल के अंदर नहीं आएगा, वो सब इसके अंदर बताया गया है। फिर है इसकी विशेषताएं, ऐसी कौन सी विशेषताएं होंगी जिसकी वजह से हमें ये एक्ट लाना पड़ा। अगली जो बात है कि इस एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है राजस्व बोर्ड का गठन किया गया। राजस्व बोर्ड का गठन किस तरह से किया गया, कौन कौन उसके मेंबर होंगे, उनको कौन सी शक्तियां होंगी, कौन से पावर्स होंगे, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे।
फिर है रेवेन्यू कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर। राजस्व न्यायालय क्या होंगे, कौन होंगे राजस्व न्यायालय के अधिकारी, ये सब हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। फिर है इनकी अपील कहाँ होगी, इनकी अपील कहाँ होगी। आप किसी को जो ये राजस्व न्यायालय है, इनके किसी डिसीजन से, इनके किसी फैसले से खुश नहीं हो तो उसकी अपील कहाँ कर सकोगे, ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। फिर है निर्देशन, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षा होगी या निर्देश होगा तो वो कहाँ और किस तरह से किया जाएगा, उसकी प्रोसीजर क्या होगी। अगली बात है लैंड का सर्वे। हर साल या कह सकते हैं कुछ सालों में जो सरकार जो है वो क्या करवाती है, लैंड का सर्वे करवाती है। सर्वे करवाएगी तभी पता चलेगा कितनी ज़मीन हमारे पास है, कितनी नहीं है, कौन किस पे राजस्व लिया जाना चाहिए, किस पे राजस्व नहीं लिया जाना चाहिए। तो लैंड का सर्वे कराया जाता है। वो कैसे कराया जाता है, भूमि का सर्वे, वो हम इसमें देखेंगे। फिर है कि मैप जो है वो मेंटेन किए जाएंगे, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। कोई भी खाते जो ज़मीन होती है उसका एक मैप होता है, एग्रीकल्चर लैंड भी होती है उसका मैप होता है। तो उन मैप की मेंटेनेंस कैसे होगी, उनके रिकॉर्ड को मेंटेन कैसे किया जाएगा, कितने वर्षों में क्या मेंटेन किया जाएगा, कौन उनको मेंटेन करेगा, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। फिर है एनुअल रजिस्टर, हर साल का एक रजिस्टर होता है जिसको अपडेट करना होता है, तो वो भी इसमें हम देखेंगे। फिर है सेटलमेंट कैसे होता है, किसी ज़मीन का कोई सेटलमेंट करना है वो किस तरह से किया जाएगा, तो वो भी हम इसके अंदर देखेंगे कि सेटलमेंट करना है आपको किसी तरह का तो वो किस तरह से किया जाएगा। अगली बात है रेंट किस तरह से दिया जाएगा, रेंट को रेशियो क्या होगा, किस प्रोपोर्शन में दिया जाएगा, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर है रेंट को किस तरह से निर्धारित करेंगे, आप किसी से वसूल कर रहे हो, राजस्व ले रहे हो, तो उस राजस्व को किस बेसिस पे, कौन से आधार होंगे जिस पे कि हम उसको निर्धारित करेंगे। अगला है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब राजस्व कलेक्ट करना है तो कैसे एकत्रित किया जाएगा, कौन उनको कलेक्ट करेगा, इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। और अगले जो इम्पॉर्टेंट थिंग है इसमें देखेंगे हम कुछ डिसीजंस, कुछ केसेस, उनके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये था आपका ओवरऑल एक लैंड लॉज का सब्जेक्ट, भूमि विधियाँ, जो कि राजस्थान लैंड लॉज हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 3rd ईयर का, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।